हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, आज का जो वीडियो है हमारा सेकंड वीडियो है। आज हम सारे टॉपिक इसमें कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि हम बात कर रहे हैं एक आरंभिक साम्राज्य, यहाँ पे बताया जा रहा है कि मगध के विकास के साथ साथ मौर्य साम्राज्य का भी विकास हुआ या उदय हुआ। अब हम बात करते हैं कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो आपको याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। कब की थी? तो 321 ईसा पूर्व में की थी। अब हम बात कर रहे हैं इनका जो साम्राज्य था वो कहाँ तक फैला हुआ था। तो पश्चिम में अफगानिस्तान से लेकर बलूचिस्तान तक ये फैला हुआ था। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोत। तो मौर्य वंश के बारे में जो जानकारी के जो प्रमुख जो स्रोत है वो मूर्ति कलाओं में भी सबसे ज्यादा देखने को मिला है। अब हम बात कर रहे हैं कि समकालीन रचनाएं। समकालीन रचनाएं मेगास्थनीज द्वारा लिखित इंडिका पुस्तक है। तो प्यारे बच्चों, आपको ये समझना है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था? मेगास्थनीज आया था। आपको एक घटना याद रखनी है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेलुकस निकेटर को हराया था और हराने के बाद उन्हीं की बेटी हेलेना से इन्होंने शादी की। और बाद में क्या हुआ कि सेलुकस निकेटर ने ही मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो ये एक राजदूत के रूप में आए थे और यहीं पे रहना शुरू कर दिया। तब जाके हमें पता चला कि मौर्य वंश की जो जानकारी के जो प्रमुख जो स्रोत है, मेगास्थनीज ने अपनी एक पुस्तक में बहुत सारी बातें लिखी है जिसका नाम है इंडिका। तो यहाँ देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आई यूनानी राजदूत मंत्री द्वारा लिखी गई पुस्तक में जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है? तो आपको याद रखना, मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। अब हम बात करते हैं कि अर्थशास्त्र यानी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? चाणक्य द्वारा लिखी गई थी। हालांकि अगर देखा जाए तो यह एक राजनीतिक पुस्तक है। इसके कुछ भागों की रचना यानी चाणक्य यानी हम कह सकते हैं कौटिल्य ने की थी। और इस पुस्तक में मौर्य शासकों के बारे में अत्यधिक जानकारी मिलती है। अब हम बात करें प्यारे बच्चों की जैन बौद्ध पौराणिक ग्रंथों से, जैन ग्रंथ और बौद्ध ग्रंथ से मौर्य साम्राज्य के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली है। प्यारे बच्चों, अब हमें पढ़ना है कि अशोक के स्तंभों में कौन कौन सी बातें लिखवाई गई थी। तो हम बात कर रहे हैं कि अशोक द्वारा लिखवाए गए स्तंभों में मौर्य साम्राज्य के जानकारी, मौर्य साम्राज्य के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। अशोक पहला सम्राट है जिसने अधिकारियों और प्रजा के लिए संदेश और प्राकृतिक पत्थर और पॉलिश किए गए स्तंभों पर लिखवाए गए थे। ध्यान दो प्यारे बच्चों कि जो पिलर होता है उसको स्तंभ कहते हैं और उस स्तंभों पर जो बातें लिखवाई गई है तो उसको हम स्तंभ लेख कहते हैं। क्या कहते हैं? स्तंभ लेख। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। तो जो मौर्य जो साम्राज्य है उन्होंने किस प्रकार से अपना प्रशासन किया। तो 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे और जो उनकी जो राजधानी थी वो पाटलिपुत्र थी। तो 4 प्रांतीय जो केंद्र है, तक्षशिला, उज्जैनी, तोसिल और स्वर्णगिरी, इन सब का जो उल्लेख है अशोक के अभिलेखों में किया गया है। यदि हम इन अभिलेखों का पता करें तो हमें पता चलता है कि आधुनिक पाकिस्तान के पश्चिम उत्तर सीमांत प्रांत से लेकर आंध्र प्रदेश और उड़ीसा और उत्तराखंड हर स्थान तक देखा जाए तो एक जैसे संदेश मिलते हैं या उत्कीर्ण किए गए हैं। तो आपको ये सारी घटनाएं याद रखनी है। तो यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है कि तक्षशिला और उज्जैनी जो लंबी दूरी वाले महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग थे। स्वर्णगिरी सोने का पहाड़ यानी कर्नाटक में सोने की खदान थी। साम्राज्य के संचालन में भूमि, नदियों दोनों मार्गों से आवागमन बना रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। राजधानी से प्रांतों तक जाने में कई सप्ताह या महीनों का भी समय लगता था। तो यहाँ पे सिंपल सी बात बताई गई है प्यारे बच्चे, ध्यान से आप सुनना कि जो व्यापारी समुदाय के जो लोग होते हैं वो व्यापार करने के लिए नदियों का ही मार्ग चूज करते हैं। और कई बार क्या होता था, वो पैदल चलते थे या नदियों का मार्ग इस्तेमाल करके वो कहीं ना कहीं प्रांतों तक पहुंच ही जाते थे, लेकिन इसमें सप्ताह या महीने भी लग जाते थे। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि मेगास्थनीज के अनुसार सेना की व्यवस्था किस प्रकार की गई थी। मेगास्थनीज यूनान का क्या था? एक राजदूत था। यह एक महान इतिहासकार था। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? इंडिका। इस पुस्तक में हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। मेगास्थनीज ने बताया कि मौर्य साम्राज्य में सेना के जो संचालन के लिए एक समिति बनाई गई है और 6 उप समितियां।
तो वो भी पढ़ लेते, बहुत ही आसान है, कुछ नहीं है इसमें ज़्यादा। पहला क्या है, नौसेना का संचालन, और दूसरा क्या है, यातायात और खान पान का संचालन, और पैदल सैनिकों का संचालन, अश्वरोहियों का संचालन, और रथारोहियों और हाथियों का संचालन। तो ये 6 उप समितियां थी। तो प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं कि अशोक ने अपने धर्म के प्रचार के लिए उन्होंने क्या किया। तो धर्म का जो सिद्धांत था बिल्कुल साधारण था और सार्वभौमिक था, यानी सबके लिए था। धर्म के माध्यम से लोगों का जो जीवन था बिल्कुल सरल था। इस संसार में अगर वो रहते हैं और बाद में उनका देहांत हो जाता है, फिर भी उनका जो जीवन होगा बिल्कुल सरल रहेगा, अच्छा रहेगा, ये कहा गया इसमें। अब हम बात करते हैं कि धर्म से अभिप्राय। धर्म एक नियमावली अशोक ने अपने शिलालेखों के माध्यम से अपने धर्म का प्रचार किया था। उन्होंने बताया कि भाई आपको बड़ों के प्रति आदर सम्मान रखना है, सन्यासियों और ब्राह्मणों के प्रति उदारता रखना है, सेवकों और दासों के साथ उदारता व्यवहार करना है, दूसरे धर्मों और परंपराओं का भी आदर सम्मान करना है। तो अब हम बात करें कि अशोक ने धर्म प्रचार के लिए क्या किया। अशोक ने धर्म प्रचार के लिए विशेष अधिकारी वर्ग नियुक्त किए, जिसे महामात्य कहा जाता है। 13वां शिलालेख में मिलता है कि वे सभी धर्मों और धार्मिक संप्रदायों की क्या करेंगे, देखभाल करेंगे। कौन करेगा, महामात्य। तो कहीं ना कहीं उनका जो कर्तव्य था वो धर्मों और धार्मिक संप्रदायों की देखभाल करना था। वे अधिकारी अलग अलग जगह पर जाते रहते थे और उनको प्रचार करने के लिए क्या दिया जाता था, वेतन दिया जाता था। उनका काम क्या था, स्वामी, दास, धनी, गरीब, वृद्ध, युवाओं की सांसारिक और आकस्मिक आवश्यकताओं को पूरा करना था। अब हम बात करते हैं कि अशोक के धर्म की मुख्य विशेषता क्या थी। अशोक का जो धर्म एक नैतिक नियम या सामान्य विचार संहिता की थी। इसकी मुख्य विशेषता क्या थी कि नैतिक जीवन व्यतीत करना था, और इस धर्म के अनुसार कहा गया है कि मनुष्य को सामान्य सदाचार तरीके से अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। वासनाओं पर नियंत्रण रखना। इस धर्म के अनुसार बाहरी आडंबर और अपने वासनाओं पर नियंत्रण रखने की बात कही गई है। दूसरे धर्मों का सम्मान। अशोक के धर्म के अनुसार दूसरे धर्मों के प्रति सहानुभूति रखना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे कि जीव जंतु को क्षति ना पहुंचाना। अशोक के धर्म के अनुसार पशुओं और पक्षियों, जीव जंतुओं की हत्या या उन्हें क्षति नहीं पहुंचाना है। तो इसमें ये सारी बातें बताई जा रही हैं जो कि आप लोगों को याद भी करना है। सबके प्रति दयालु बनना और अपने नौकर और अपने से छोटे के प्रति दयालु बनना है, और सभी का आदर सम्मान करना है। माता पिता हो, गुरुजन हो या मित्र हो या भिक्षु हो या सन्यासी हो, अपने से छोटे या बड़ों के सभी के प्रति आदर सम्मान रखना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते कि क्या मौर्य साम्राज्य महत्वपूर्ण था। हाँ, बिल्कुल महत्वपूर्ण था। 9वीं शताब्दी में जब इतिहासकारों ने जब देखा कि भारत के प्रारंभिक इतिहासकार की जब रचना शुरू हो रही थी, तब मौर्य साम्राज्य का जो इतिहास था वो मुख्य काल माना जाता है। उस समय अगर देखा जाए तो हमारा जो देश था वो गुलाम था, और अद्भुत कला के साक्ष्य मिले। जैसे हम बात करते हैं कि मूर्तियां पाई गई है, इससे ये पता चलता है कि मौर्य साम्राज्य उस समय इतना ज्यादा मजबूत था। और हम बात करते सिक्कों का चलन हुआ, अभिलेख पाए गए, सबसे ज्यादा तो अभिलेख मौर्य साम्राज्य के पाए गए थे। तो हम बात करते हैं कि तो इसमें ये बताया जाता है कि मूर्ति के बाद साम्राज्य की जो पहचान है, अभिलेख है, दूसरों से अलग थे, यानी दूसरे शासकों से अलग थे। अशोक क्या है, एक महान शासक थे, क्योंकि मौर्य जो साम्राज्य था वो मगध के साथ साथ क्या हुआ, मौर्य साम्राज्य का भी विकास हुआ। मौर्य जो साम्राज्य था 150 वर्ष तक ही चल पाया। इतिहास का कम शासन इसे माना जाता है। दक्षिण के राजा और सरदार। तो प्यारे बच्चों, हम बात कर रहे हैं कि जो दक्षिण में जो राजा और जो सरदार थे वो एक प्रभावशाली राजा थे, शक्तिशाली राजा थे। इनका साम्राज्य बहुत ही अच्छे तरीके से चल रहा था। तो अब आपको ध्यान देना कि उस समय दक्षिण भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल के चोल, चेर, पांडे जैसे सरदारियों का उदय हो चुका था। ये महान शासक थे। इनके बारे में
जानकारी मिली है कि ये जो शासक थे ये कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा मंदिरें बनवाते थे, मूर्तियां बनवाते थे, और देखा जाए तो ये सबसे ज़्यादा शिव की पूजा करते थे। और यहाँ पे हम बात करते हैं कि ये राज्य समृद्ध और स्थायी थे, क्योंकि हमें पता चला कि तमिल जो संगम ग्रंथों में इसका उल्लेख मिलता है। अब हम बात करें कि सरदार और राजा लंबी दूरी के व्यापार से क्या जुटाते थे, राजस्व जुटाते थे, यानी कर। इसमें जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे एक सातवाहन राजा भी थे और शक शासक भी शामिल है इसके अंतर्गत। अब हम बात करते हैं कि सरदार और सरदारियों का मतलब क्या है। तो सरदार एक ताकतवर क्या है, व्यक्ति होता है जिसका पद वंशानुगत होता है या नहीं भी हो सकता है। उसके समर्थक उसके खानदान के लोग ही होते हैं। सरदार के कार्यों में विशेष अनुष्ठान या संचालन। तो युद्ध के समय ये क्या करते थे, नेतृत्व करने का इनका कार्य होता था। विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से ये सुलझाते थे। और देखा जाए तो वह अपने अधीन लोगों से भेंट लेते थे और राजा लगान वसूल करते थे। अपने समर्थकों में उस भेंट का ये क्या करते थे, वितरण करते थे। सरदारियों में कोई स्थायी सेना अथवा अधिकारी नहीं होते थे। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं सरदार और सरदारियों में पाया गया है कि दक्षिण भारत में किस प्रकार से ये शासन करते थे। बहुत ही सरल होता था इसमें। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों की दैविक राजा। कई ऐसे जो राजा हैं वो अपने नाम के आगे देवी देवताओं की उपाधि लगा लेते थे और वो अपने आप को देव तुल्य बताते थे। तो आइए देखते हैं इसमें कि देवी देवताओं की पूजा करने से राजा क्या है कि उच्च स्थिति हासिल कर लेता है। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे मोहरे काट देना है, उच्च स्थिति हासिल कर लेता है। कुषाण शासक ने ऐसा ही किया। यूपी में मथुरा के पास माठ के एक देव स्थान पर कुषाण शासकों ने विशालकाय मूर्ति स्थापित की। अफगानिस्तान में भी ऐसा किया गया था और इन मूर्तियों के माध्यम से राजा खुद को क्या बताते थे, देवतुल्य बताते थे। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं कि जनता के बीच राजा की छवि कैसी थी। इसके साक्ष्य ज्यादा नहीं प्राप्त हुए हैं। जातक कथाओं से इतिहासकारों ने पता लगाने का प्रयास किया कि ये कहानियां मौखिक थी, फिर बाद में इन्हें पाली भाषा में लिखा गया। दंतुक जातक कहानियां प्रजा के दुख के बारे में बताया गया। अब हम बात करते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में उपज बढ़ाने के क्या तरीके थे। तो उपज बढ़ाने के लिए हल का प्रयोग किया गया, अत्यधिक बार किया गया, यानी उपज बढ़ाने के लिए हल का प्रयोग किया गया। लोहे की फाल का प्रयोग किया गया। अब देखा जाए तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ, लोहे की फाल का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया लोगों ने। यह भी उपज बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था। फसल को बढ़ाने के लिए कृषक समुदाय ने मिलकर क्या करना शुरू कर दिया, सिंचाई के नए साधन को बनाना शुरू कर दिया। तो प्यारे बच्चों आपको यहाँ पे मौर्य को हटा देना है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है। फसल की उपज बढ़ाने के लिए कई जगह पर तालाब, कुआं और नहर जैसे सिंचाई साधन को अपनाया गया था और उपज को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक चीज याद रखना है कि भाई उपज बढ़ाने के लिए देखा जाए तो हल का प्रयोग किया गया, लोहे का फाल आ गया और कृषक जो समुदाय हैं अब वो मिलकर सिंचाई कर रहे हैं। और देखा जाए तो फसल की उपज बढ़ाने के लिए अलग अलग जगह पर, या कह सकते हैं कि कई जगह पर तालाब, कुएं, नहरें जैसे सिंचाई साधन को बनाया गया था। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं कि ग्रामीण समाज में भिन्नताएं। उपज बढ़ाने का लाभ सबको तो मिल नहीं पाता था। भूमिहीन किसान भी थे इसके अंतर्गत। बड़े जमींदार, ग्राम प्रधान बहुत ही ज्यादा ताकतवर होते थे, जबकि छोटे किसान कमजोर वर्ग के होते थे। प्रधान का जो पद होता था वो क्या होता था, वंशानुगत होता था। तो प्यारे बच्चों अब हम पढ़ रहे हैं भूमिदान के बारे में। इतिहासकारों को बहुत प्राचीन समय के ऐसे सबूत मिले हैं जिन्हें देखकर यह पता चला है कि काफी पुराने समय से ही भूमिदान की कहीं ना कहीं परंपरा रही होगी। इतिहासकारों को भूमिदान के अभिलेख मिले हैं जिनमें से कुछ पत्थरों पर लिखे गए थे और कुछ ताम्र पत्तों पर भी लिखे गए थे, या पाए गए थे, या खुदे हुए थे। ज्यादातर अभिलेख संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। प्रभावती गुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री थी। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे ना, उनकी ये पुत्र नहीं थी, यानी इनकी ये बेटी नहीं थी। ये सेकंड जो द्वितीय थे ना, चंद्रगुप्त द्वितीय, उनकी बेटी थी जिनका नाम है प्रभावती।
और उनकी शादी दक्षिण भारत में वकाटा वंश से की गई थी। हमने ऐसा पढ़ा है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार महिलाओं को भूमि का अधिकार नहीं था, लेकिन एक अभिलेख से पता चलता है कि प्रभावती गुप्त भूमि की स्वामी है या मालकिन है और उसने भूमि को दान में भी दिया है। ऐसा शायद इसलिए हो सकता है क्योंकि प्रभावती एक रानी थी, इसलिए उनके पास शायद कुछ ज्यादा अधिकार रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे ये बताया जा रहा है जो द्वितीय चंद्रगुप्त जो थे, उनकी जो बेटी थी प्रभावती, तो वो कहीं ना कहीं भूमि की वो स्वामी थी। जब दक्षिण भारत में वकाटा वंश से जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने बहुत सारे भूमि को दान में दिए थे। आपको इतना याद रखना है, या तो हो सके तो आप इस लैंग्वेज में लिख सकते हैं अपने कॉपी में। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं श्रेणी क्या है। कभी कभी उत्पादों और व्यापारियों के संघ का उल्लेख भी मिलता है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, श्रेणी कहते हैं। ये श्रेणियां पहले कच्चे माल को खरीदती हैं तथा उनसे सामान तैयार करके बाजार में बेच देती है। ये संभव है कि शिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संभ्रांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लोह उपकरणों का प्रयोग किया है, यानी लोहे का उपकरण इन्होंने बनाया है, यानी उनका उपयोग करके बहुत सारी चीजें बनाई है। अब हम बात करते हैं कि उपमहाद्वीप और उसके बाहर का व्यापार किस प्रकार किया जाता था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से ही उपमहाद्वीप में नदी मार्गों और भूमार्गों का मानव जाल बिछ गया था। यानी हम बात करते हैं कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अगर देखा जाए तो उपमहाद्वीप के नदियों तथा भूमिगत तो उनके मार्गों से ये कहीं ना कहीं जो व्यापारी समुदाय के जो लोग होते थे वो व्यापार किया करते थे और कई दिशाओं में फैल गया था। मध्य एशिया और उससे भी आगे भूमार्गों तक ये धीरे धीरे फैलते जा रहा था। यानी व्यापार उपमहाद्वीप से लेकर अनेकों क्षेत्रों में होना शुरू हो गया था। समुद्र तट पर बने कई बंदरगाह से जलमार्ग अरब सागर से होते हुए उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक ये व्यापार धीरे धीरे फैलते जा रहा था। अब हम बात करते हैं कि बंगाल की खाड़ी से यह मार्ग चीन और दक्षिण पूर्व एशिया तक ये फैल गया था। शासकों ने इन मार्गों पर नियंत्रण करने की कोशिश की। वह इन मार्गों पर व्यापारियों की सुरक्षा के बदले में क्या लेते थे, उनसे धन लेते थे। इन मार्गों पर चलने वाले व्यापारियों में पैदल फेरी लगाने वाले व्यापारी तथा बैलगाड़ी और घोड़े खच्चरों जैसे जानवरों के दल के साथ चलने वाले व्यापारी होते थे। साथ ही साथ समुद्री मार्ग से भी लोग जब यात्रा करके आते थे तो कहीं ना कहीं वो यात्रा जो होता था खतरनाक भरा रहता था, लेकिन बहुत लाभदायक भी होता था। तमिल भाषा में मस्तथुवन और प्राकृतिक में सत्यवा सेठी नाम के प्रसिद्ध सफल व्यापारी बड़े धनी हो जाते थे। अब हम बात करते हैं नमक, अनाज, कपड़ा, धातु और उनसे निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बूटी जैसे अनेक प्रकार के सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ये पहुंचाने का कार्य करते थे। अब यहाँ हम पढ़ते हैं कि रोमन साम्राज्य में काली मिर्ची जैसे मसाले तथा कपड़ों व जड़ी बूटियों की भारी भरकम मांग होने लगी थी। इन सभी वस्तुओं को अरब सागर रास्ते भूमध्य क्षेत्र तक पहुंचाया जाता था। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि प्यारे बच्चों कि हमारे भारत से ना कई ऐसे जो देश थे जो कि हमसे कच्चा माल लिया करते थे। हम कह सकते हैं कि रोमन साम्राज्य के जो व्यापारी समुदाय के जो लोग होते थे हमसे मसाले, कपड़े, जड़ी बूटियां भी लेकर जाया करते थे। और एक चीज और मैं बता दूं कि दक्षिण भारत में देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो सिक्के हैं वो रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि सिक्के किस प्रकार के होते थे। व्यापार करने के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था, यानी व्यापार को आसान बनाने के लिए सिक्कों का प्रयोग किया जाता था। पहले क्या होता था कि वस्तुओं की अदला बदली की जाती थी। चांदी और तांबे के आहत सिक्के 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में सबसे पहले प्रयोग किए जाने लगे। जिस समय खुदाई की जा रही थी तब ये बहुत सारे सिक्के प्राप्त हुए थे। अब हम बात करते हैं कि इन सिक्कों को राजा ने जारी किया था, और ऐसा हो भी सकता है कि कुछ अमीर व्यापारियों ने सिक्कों को जारी किया था। शासकों के नाम और चित्र के साथ सबसे पहले सिक्के
किसने जारी किए थे? तो हिंद यूनानी शासक ने सिक्के जारी किए थे। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि आहत सिक्के किसे कहते हैं। यानी आहत सिक्के को हम पंचमार्क सिक्का कहते हैं। भारत में प्रचलित प्राचीन मुद्रा तथा मुद्रा प्रणाली की शुरुआत हुई थी। प्रारंभ में चांदी के आहत सिक्के सर्वाधिक थे। तांबे, कांसे के सिक्के भी प्राप्त हुए हैं। आहत सिक्के धातु के टुकड़ों पर चिन्ह विशेष ठप्पा मारकर या पीट कर बनाया जाता है। इसी को हम आहत सिक्के कहते हैं। आहत सिक्कों पर चिन्हों के अवशेष भी मिलते हैं। जैसे हम बात करते हैं मछली, पेड़, मोर, यज्ञ वेदी, हाथी, शंख, बैल, ज्यामितीय चित्र, वृत्त, त्रिभुज, त्रिकोण, खरगोश। इन सिक्कों का कोई नियमित आकार नहीं होता था। ये राजाओं द्वारा जारी नहीं किए माने जाते थे, बल्कि व्यापारी समूहों द्वारा संबंधित माने जाते थे। यानी राजा जारी नहीं करते थे, ऐसा संभावना, यानी ऐसा बताया जाता है कि बल्कि व्यापारियों द्वारा, बड़े बड़े जो व्यापारियों द्वारा सिक्कों को जारी करवाया जाता था, ताकि व्यापार को और ज्यादा आसान बनाया जा सके। सोने के सिक्के सबसे पहले किस राजा ने जारी किए थे? शुद्ध सोने के जो सिक्के थे वो कुषाण राजा ने जारी किए थे। इन सिक्कों का जो वजन, आकार उस समय रोमन सिक्कों से ही मेल खाता था। यानी जो वजन होता था वो रोमन सिक्के से मेल खाता था। पंजाब, हरियाणा जैसे क्षेत्रों में शासकों ने तांबे के सिक्के जारी किए थे, जो कि हजारों की संख्या में वहां पे मिले हैं। सोने के सबसे बेहतरीन सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए थे। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि सिक्के और राजा, यानी राजाओं द्वारा किस प्रकार से सिक्कों का चलन किया गया। यानी हम बात करते हैं कि राजाओं ने सिक्कों के माध्यम से व्यापार को आसान बनाया। सिक्के के चलन से व्यापार और ज्यादा आसान हो गया। चांदी, तांबे के आहत सिक्के का प्रयोग में लाए गए और ये सिक्के खुदाई के दौरान बहुत सारे सिक्के हमें मिले। आहत सिक्कों पर प्रतीक चिन्ह भी थे। सिक्के राजाओं द्वारा जारी किए गए थे। सिक्कों की प्रतिमा तथा नाम के साथ सबसे पहले सिक्के यूनानी शासकों ने जारी किए थे। सोने के सिक्के सर्वप्रथम कुषाण राजा ने जारी किए थे। मूल्यांकन: वस्तु के विनिमय में सोने के सिक्के का प्रयोग किया जाता था। दक्षिण भारत में बड़ी तादाद में रोमन सिक्के मिले हैं। सोने के सिक्के आकर्षक सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किए थे। जैसा कि प्यारे बच्चों, मैंने अभी जस्ट आपको ये सारी जानकारी दी है और ये सारी चीजें आपको मैंने बता दी है। तो आगे देखते हैं, आगे बहुत ही आसान है, हमारा टॉपिक खत्म होने वाला है। तो अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि अभिलेखों की साक्ष्य जो सीमा है, हल्के ढंग से उत्कीर्ण अक्षर, कुछ अभिलेखों में अक्षर हल्के ढंग से उत्कीर्ण किए जाते थे, जिनसे उन्हें पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। देखो, स्तंभ हो, शिलालेखों पर हल्के ढंग से जब उत्कीर्ण कर दिया जाता था, उसको पढ़ना ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता था। कुछ अभिलेखों के जो अक्षर थे ना वो लुप्त भी हो गए थे। कुछ अभिलेख नष्ट हो गए थे और कुछ अभिलेखों के अक्षर लुप्त हो चुके थे, जिनकी वजह से उन्हें पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया था। वास्तविक अर्थ समझने में कठिनाइयां और कुछ अभिलेखों में शब्दों के वास्तविक अर्थों को समझ पाना पूर्णतः संभव नहीं था, जिसके कारण कठिनाइयां और ज्यादा उत्पन्न हो रही थी। मुख्य अभिलेखों में दैनिक जीवन के कार्य लिखे हुए नहीं होते थे। लेखों में केवल राजा महाराजा की बातें लिखी होती थी, जिनसे हमें दैनिक जीवन के आम लोगों के बारे में, दैनिक कामों के बारे में भी पता नहीं चल पाता है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों कि अभिलेख बनवाने वाले के क्या विचार रहे होंगे। अभिलेख को देखकर ये पता चलता है कि जिसने अभिलेख बनवाया होगा उसका विचार किस प्रकार से था, इसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं सिक्कों के बारे में, यानी आपको सिक्कों का नॉलेज होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो हम बात कर रहे हैं कि टेराकोटा जो सिक्का है वो एक मिट्टी का सिक्का है और ये सिंधु सभ्यता में बना था। और उसके बाद अगर देखा जाए तो मौर्य काल के समय में आहत सिक्के, यानी हम बात करें पंचमार्क सिक्के का प्रयोग किया गया था। आहत सिक्कों पर लिखावट नहीं होती थी, केवल चित्र के बने होते थे। यह पहला धातु का सिक्का था। अब हम बात कर रहे हैं कि पर्ण चांदी के जो सिक्के थे वो मौर्य काल में प्रचलित हुए थे।
और शीशे का जो सिक्का था वो सातवाहन के काल में प्रचलित हुआ था। देखो सातवाहन जो वंश है वो दक्षिण भारत में सबसे ज्यादा ये भी प्रसिद्ध थे। वाकाटा वंश, चोल, चेर, पांडे ये सबसे ज्यादा एक शक्तिशाली राजा भी माने जाते थे। पहली बार सोने का जो सिक्का था वो यूनानी शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था। शुद्ध सोने का सिक्का कुषाण शासकों द्वारा प्रचलित किया गया था और सर्वाधिक मात्रा में यानी सबसे ज्यादा सिक्के, अशुद्ध सिक्के, सोने का जो सिक्का था वो गुप्त काल में प्रयोग किया गया था। इस समय स्कंदगुप्त शासक थे। अब हम बात करें कि चांदी का जो सिक्का था वो गुप्त काल में चंद्रगुप्त द्वितीय यानी उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि ली थी, तो उनके समय में चांदी के सिक्के प्रचलित थे। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि अभिलेख क्या है। पत्थर को खोद कर लिखना अभिलेख कहलाता है। छोटे पत्थरों पर लिखना क्या कहलाता है? शिलालेख कहलाता है। स्तंभ के समान ऊंचे पत्थरों पर लिखना क्या कहलाता है? स्तंभ लेख कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं कि जनपद का अर्थ क्या होता है। एक ऐसा भूखंड जहां पर कोई जन का मतलब लोग या कुल जनजाति अपना पांव रख देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? जनपद कहते हैं। वहीं पर बस जाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? जनपद कहते हैं। इस शब्द का प्रयोग प्राकृतिक व संस्कृत दोनों में मिलता है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, गृहपति घर का क्या होता है? मुखिया होता है। घर में रहने वाली महिलाओं और बच्चों, नौकरों और दासों पर क्या करता है? ये नियंत्रण रखता है। घर से जुड़े भूमि, जानवर या अन्य सभी वस्तुओं का वह मालिक होता है। कभी कभी इस शब्द का प्रयोग नगरों में रहने वाले संभ्रांत व्यक्तियों और व्यापारियों के लिए भी किया जाता था। तो प्यारे बच्चों, आज हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। हमने बहुत अच्छे से अपने चैप्टर को कंप्लीट किया है। उससे पहले आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो